Hello friends, so we are back to Sanjay Agarwal maths classes. So we have already done 5 episodes on vectors of class 12 maths where we did the foundation of vectors. So today's class and subsequent classes are dedicated to doing numericals on what we have studied. The theory we studied will now be fortified by doing more numericals. So the more number of numericals we do, better will be your theoretical concepts, and I'll again repeat all the theoretical concepts while doing the numericals. So there is a sheet like this, it's called practice paper 1 on vectors. So you'll find a link of it in the description below. Take a printout of it if possible, or just make a note of these questions, and there are 23 questions which I am going to do. They may not get over in one episode, they may take 2 or 3 episodes. So if you are joining for the first time, you should see the previous episodes so that you understand what I am going to do today in the class. So without wasting any further time, let us start the questions. While doing the questions, I will again revise and repeat the theory. So question number 1, okay. I am not going to write the question on the blackboard. I am going to explain the question. You are given a point 2, -3 and 5. All right. You are given a point 2, -3 and 5. आपको एक point दिया गया है जिसका x coordinate 2 है, y coordinate -3 है और z coordinate 5 है. आपको इसका position vector लिखना है. You have to write the position vector of this point. अब मैं आपको थ्योरी रिवाइज कराता हूँ. सो आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी अगेन टू यू. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. यू हैव ए पॉइंट इन द स्पेस. एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए से आपको क्या समझ में आता है? ओरिजिन से you join a line with A and put a arrow towards A. तो ओरिजिन से A की तरफ एक लाइन स्केल लीजिए, एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन. ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, उसके ऊपर एक एरो डाल दीजिए O से A की तरफ. सो यू जॉइन ए लाइन विद द ओरिजिन विद पॉइंट A, पुट ए एरो ऑन A. ये जो आपको वेक्टर मिला है OA, दिस इज कॉल्ड position vector of point A. So vector OA will be the position vector of point A. Every vector has a magnitude and a direction. तो हर वेक्टर का एक नंबर होता है जो हमेशा प्लस नंबर होता है, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और एक उसकी डायरेक्शन होती है. वेक्टर्स को, ये मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं और वेक्टर्स को हम एल्जेब्रिकली समझते हैं. जब ज्योमेट्रिकली समझते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब एल्जेब्रिकली समझते हैं तो बहुत आसान होता है. सो इफ़ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, यू कैन मेक इट्स पोजीशन वेक्टर वेरी क्विकली. तो इसका भी आपको फॉर्मूला दिया गया था. अगर कोई पॉइंट है से x, y एंड z, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज xi प्लस yj प्लस zk. हर वेक्टर विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ i, j एंड k. आपको याद होगा व्हाट इज i कैप, j कैप एंड k कैप. i कैप इज ए यूनिट वेक्टर. अब ये भी आपको याद होगा व्हाट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. j कैप इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, k कैप इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, लेकिन इसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस में भी दो डायरेक्शन होती है, ऐसे होती है और ऐसे होती है. ऐसे को बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ पे x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट घटेगा. जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. सो यू सी इफ़ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन योर x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग. अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट घट रहा है. तो जब ऐसे जाते हैं तो हम उसको i कैप लिखते हैं. सो इट्स ए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन x एक्सिस में है, लेकिन उस
डायरेक्शन में है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और इसको बोलेंगे माइनस आई कैप। ये भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है। तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होगा जो इस फॉर्मूले से बनता है। सो अब व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए? तो अब तो मेरे ख्याल से हर बच्चा इसको लिख सकता है 2i माइनस 3j प्लस 5k। तो हर वेक्टर को हम i, j और k के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ऑलराइट, सो आपका पॉइंट दिया है, आपका पोजीशन वेक्टर बन गया है। यू आर गिवन ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर देयर, यू कैन मेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। अब हर वेक्टर जो i, j और k के टर्म्स में लिखा गया है, इट विल हैव ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। So every vector which is expressed in terms of I, j and k will have a certain magnitude and a direction. Magnitude निकालना आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, डायरेक्शन निकालना अभी तक नहीं बताया है। आज यह हो सकता है अगली क्लास में हम इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। तो अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। तो ये सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ ए। ये मॉडुलस वाले सिंबल्स हैं, और इसका फॉर्मूला भी आपको दिया था। स्क्वायर रूट ऑफ जो i, j और k के कोफिशिएंट्स हैं 2, -3 और +5, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी थी, और आज की क्लास में अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स रह गए थे वो अब आपके क्लियर हो जाएंगे। सो द मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स वी डू, यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी बेटर। सो इसका स्क्वायर 4 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। इसको ऐड तो अब अपने आप कर ही लेंगे आप। ओके, सो व्हाट इज 25 + 10 35, 35 + 3 38। मैंने एक इसमें बढ़ा दिया तो इजी हो गया, ये 10 हो गया। 25 + 10 35, यहाँ बच गया था 3, 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। अब थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू इफ यू डू नॉट हैव द PDF कॉपी विद यू। यू आर गिवन ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, you have to write its position vector, you have to find its magnitude, and you have to find its components. When I say find the component of a vector and I don't speak anything further, so it automatically means you have to find x component, y component and z component. Now what do you mean by component of the vectors? ये भी आपको बताया हुआ है। So x component, y component and z component का मतलब क्या है, ये आपको प्रीवियस एपिसोड्स में मिल जाएगा देखने के लिए। फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए आई कैन रिपीट इट नाउ, बट आई जस्ट रब दिस पोर्शन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। सो ये हमारा हो गया, अभी ये भी हो गया, इसको भी मिटा दिया जाए। ये फार्मूला था, ये भी आपको पहले से भी था और अभी भी आपने देख लिया है, तो इसको भी मिटा दिया जाए। ओके, अब what do we mean by x component? x component से हमारा मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स, ड्रॉप योर एंकर्स। शिप में से जैसे हम एक चेन से एक भारी लोहे का पीस नीचे गिराते हैं तो वो वर्टिकली गिरता है 90 डिग्रीज पे। तो अब मैं सिर्फ एक एक्स एक्सिस बनाता हूँ। ओके, जो एक्स एक्सिस पे सीखेंगे ना वही चीज़ हम वाई और जेड एक्सिस पे अप्लाई कर लेंगे। ये मेरा वेक्टर ओ ए है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 and 5। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ऑलरेडी उसको टच कर रहा है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं नाम दे देता हूँ बी। ये जो वेक्टर बनता है ना, वेक्टर ओ बी, इसको बोलते हैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। ऐसे ही जब आप y एक्सिस पे कंपोनेंट बनाएंगे, यू विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, और z कंपोनेंट के लिए यू विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन z एक्सिस। अब ये जो वेक्टर है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के 2 और ऐसे -3 और 5 है तो ये 2 होगा। ये आपको पता है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाता हूँ मैं आपको।
आई एम श्योर ये सबको पता ही होगी ये बात। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये लेंथ 2 होगी और ये वाली लेंथ 3 होगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक बात है। तो अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इसकी लेंथ 2 होगी। ये तो लेंथ हो गई। अब इसको वेक्टर कैसे बनाएं? अब इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है जो हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, और अब तो आप भी उसके फेमिलियर धीरे धीरे होने लगे होंगे, वो आई कैप होता है। व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर along x axis pointing in this direction, in the direction in which x coordinate is increasing, or you can say in the direction of positive x axis. तो अब आप इस 2 को आई कैप से ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी किसी वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में कुछ नहीं डालते, बस उनको आजू बाजू रखते हैं। यू जस्ट राइट देम एडजेसेंट टू ईच अदर, डोंट पुट एनी सिंबल। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाई ए नंबर, ये भी एक टॉपिक था, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाई ए स्केलर, तो आपको क्या मिलता है? क्या आपको वेक्टर मिलता है? तो इसका जवाब था हाँ। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाई ए स्केलर आई डू गेट ए वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो स्केलर नंबर है ये लेते हैं, अगर ये माइनस है तो भी प्लस लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड जो है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, ये 2 है, तो 2 × 1 2 हो गया। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 हो गया। डायरेक्शन वही होती है जो आई कैप की होती है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन तो वही तो है जो आई कैप की है। इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। इसका एक फॉर्मूला भी बना था कि लैम्डा एक नंबर है, ए एक वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर मिला, उसका मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है, तो उसमें हम ना लैम्डा के ऊपर मॉड डालते हैं और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं। हम मॉड क्यों डालते हैं? सपोज ये -2i होता तो अब इसका मैग्नीट्यूड तो माइनस नहीं होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो माइनस होता ही नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, इट इज नेवर ए नेगेटिव नंबर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? -2 की बजाय आप 2 ही लेंगे, यू विल टेक मॉड ऑफ -2, सो दैट विल बी 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1। 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2। सो अब आपको पता लगा एक्स कॉम्पोनेंट क्या है। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए ये बन गया 2i कैप। तो समझने के लिए बहुत सब ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए फटाफट। So quickly we should know the working rules so that we don't waste our time in the exam and write our answers. So अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। So let's take it further. So ये जो चीज़ थी ना वेक्टर की, ये x कॉम्पोनेंट थी, अब ऐसे ही ये y कॉम्पोनेंट हो जाएगी और ये z कॉम्पोनेंट हो जाएगी। तो इसका y कॉम्पोनेंट क्या है? -3j, और z कॉम्पोनेंट क्या होगा? 5k। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए और उन्होंने पिछले एपिसोड नहीं भी देखा, लेकिन उनको थोड़ी नॉलेज वेक्टर्स की है, स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग रिपीटिंग ऑल द थ्योरी। सो आपको पॉइंट दिया था, आपने उसका पोजिशन वेक्टर बना लिया, आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया विच आई हैव रब्ड ऑफ फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, आपने उसका x कॉम्पोनेंट निकाल लिया, y कॉम्पोनेंट निकाल लिया और z कॉम्पोनेंट निकाल लिया। कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं इतना तो मिटा देता हूँ, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ थ्योरी के लिए। व्हाट विल बी द स्केलर कॉम्पोनेंट? स्केलर कॉम्पोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन भी है। तो स्केलर कॉम्पोनेंट जब हम लिखते हैं ना तो इसमें आई कैप नहीं रखते बस। तो ये हो गया 2। तो स्केलर कॉम्पोनेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन इज 2, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो स्केलर कॉम्पोनेंट होएगा। सो टू गेट मार्क्स इन द एग्जाम वी शुड बी वेरी गुड इन प्रैक्टिस ऑल्सो, कि फटाफट आंसर कैसे लिखना है, हाउ क्विकली वी कैन राइट द आंसर, बिकॉज देयर वी डोंट नीड टू रियली गो इनटू लॉट ऑफ थ्योरी। अब वर्किंग रूल क्या है? आपको मैंने वर्किंग रूल बताया था ना, ये वाला हो गया x कॉम्पोनेंट
कोई भी वेक्टर हो विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के, एंड आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू एवरी वेक्टर विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के। ये वाला जो टर्म होती है प्लस और माइनस के साथ, ये वाई कॉम्पोनेंट होती है, और ये वाली टर्म होती है जेड कॉम्पोनेंट। माइनस है तो लिखना जरूरी है, प्लस है तो आगे लिखना जरूरी नहीं है। ऐसे ही अब स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, तो सिंपली आप आई कैप मिटा दीजिए, जे कैप मिटा दीजिए, और ये हो जाएगा 5। तो स्केलर कंपोनेंट आपको अब समझ में आ गया। उसका दूसरा नाम प्रोजेक्शन है, उसमें नंबर ही होता है, आई जे और के नहीं होते हैं। कंपोनेंट्स में आई जे और के भी होते हैं। तो अगर मेरे को कंपोनेंट निकालना है किसी और वेक्टर पे, तो मेरे को बोलना पड़ेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग वेक्टर बी। लेकिन अगर आई सिंपली से फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, इट ऑटोमेटिकली implies you have to find x component, y component and z component. So what we have learnt in this question is कि अगर हमें if we are given the coordinates of a point, we can make its position vector very quickly. We can find its magnitude as fast as we wrote the vector OA. We can find its x component, y component, z component and projections also along x axis, y axis and z axis. एक चीज अभी तक हमारी छुपी हुई है, how to find the direction of the vector. So that we'll wait for some time. वो थोड़ा tricky है, it's little tricky. So first we build up our concept and confidence, and then we'll take up the direction of a vector, because every vector has a magnitude and a direction. So this is question number 1. So you have understood it. Now let's do question number 2. As I told you in the previous class also, please, if you wish to continue to study with me through this medium, you should make a theory copy and note down all the theory I am teaching on the blackboard in your theory copy, and don't do any numericals in that. Let it be a theory copy so that all the chapters theory will be in one exercise notebook. जब भी आप revision करेंगे, whenever you are revising, you'll have all the concepts with you in one exercise book. So this question we have just now solved should be done in a separate copy, not in the same copy. Now let's do question number 2. You are given two vectors. This is vector A. Again, n number of times I have spoken, 5n number of times I will again speak. Every vector will be written in terms of I, j and k. ये I का कोफिशिएंट x है, j का कोफिशिएंट +2 है, k का कोफिशिएंट -j है। और ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर। अब देखा, इसको भी हमने इन टर्म्स ऑफ i, j, k लिखा है। इसको क्यों? हर वेक्टर को ही हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ i, j and k. Now what question says is, if vector A is equal to vector B, you have to find the values of x, y and z. So what is given to you? Vector A is equal to vector B. So आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, so if two vectors are equal which are expressed in terms of I, j, k, what does it imply? Theoretically तो हम क्या बोलते हैं, if two vectors are equal they have the same magnitude as well as the same direction. So that's the definition of two vectors equal, obviously. So if two vectors are equal, their magnitudes will be equal, so will be their direction. लेकिन if we are expressing the vectors in terms of I, j and k, तो अगर हम वेक्टर्स को i, j और k के रूप में लिख रहे हैं एंड दे आर इक्वल, एंड इफ दे आर इक्वल देन व्हाट डज इट इम्प्लाई? अब यहाँ पे इसका इन्फ्रेंस क्या होगा? वैसे तो पता लग गया हमें कि अगर इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इट इम्प्लाइज देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. बट इफ टू वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ i, j, k आर इक्वल, देन व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो ये भी हमने थ्योरी में किया था, आज फिर से इसको रिपीट करते हैं. It implies that the coefficients of i's, coefficients of j and coefficient of k are separately equal. So what does it imply? यहाँ पे i का coefficient x है, यहाँ पे 3 है, तो एक ये बन गई इक्वेशन.
तो x की वैल्यू आ गई। फिर ये और ये बराबर होंगे, तो j का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है -y, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है -z, और यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है ये। सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। ये माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बोर्ड में आया भी है। उसमें बस उन्होंने फ़र्क क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, दे सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, तो वो हो जाएगा ऐसे, तो उस केस में इसका आंसर बन जाएगा 0। तो इसमें भी हमने एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन व्हेन वी से टू वेक्टर्स आर इक्वल। वो डेफिनेशन अपनी जगह है कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देयर मैग्नीट्यूड्स इज इक्वल एंड देयर डायरेक्शन इज इक्वल, लेकिन उससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा ना। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन भी होनी चाहिए थ्योरी में, कि अगर दो वेक्टर्स हैं विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ i, j, k एंड दे आर इक्वल, व्हाट डज इट एग्जैक्टली इम्प्लाई। सो इट इम्प्लाइज दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y and z are separately equal. So I'll rub this question and now we'll do the next question. So now you see that the theoretical concepts we have learnt in first 5 episodes, now they are put in practice. अब उनकी मदद से we are going to do the numericals. आपके उसमें छोटे मोटे डाउट्स जरूर रहे होंगे, क्योंकि एक बारी थ्योरी पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, बट as we do the numericals, all those small doubts will be clear to you. All right, question number 3. Now I am giving a line segment, उसका शुरू का point A है, आखिर का point B है. So I am given a line segment and the coordinates of point A are 2, 3 and 1. Coordinates of point B are -1, 2 and -3. All right, अभी ये line segment है, ये coordinate geometry का question है. अब A से B की तरफ एरो डाल दिया गया है और मेरे को बोला गया है कंस्ट्रक्ट वेक्टर ए बी। हाँ, मेरे को वेक्टर ए बी बनाना है। ओके, तो ये नेक्स्ट आपके थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया था, वो फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। इसका दो थ्योरी हैं, एक फॉर्मूला तो ये था, वेक्टर ए बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ये तो सबसे पहली थ्योरी थी। So that's the beginning of construction of vector AB. What is the symbol we use for position vector of point B? Vector OB. और इसके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं वेक्टर OA. इसी चीज को further when we develop, we derive a formula when we are doing numericals like this. Suppose this is a point A और इसके coordinates हैं x1, y1 and z1. And this is a point B जिसके coordinates हैं x2, y2 and z2. You see, I am again revising every theory when I am doing a numerical connected with that theory. तो अब आपका डबल क्या ट्रिपल टाइम्स रिवीजन हो रहा है। अब इसको वेक्टर ए बी बनाएंगे, ये पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा ओ बी माइनस ओ ए। उसको फर्दर व्हेन वी डेवलप it will become x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. You may have found the previous theoretical lectures little fast, but now you will understand them better because I am repeating it again for your convenience. तो ये फॉर्मूला था, अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है, उसका शुरू का और आखिरी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, डायरेक्शन दी है, दिस इज हाउ यू मेक वेक्टर ए बी। तो अब इस केस में इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए। तो अब वेक्टर ए बी क्या होगा, इसमें से जो पीछे वाला अल्फ़ाबेट है ना, उसका कोऑर्डिनेट पहले लिखना है। बी केयरफुल, अगर मैं वेक्टर बी ए बनाऊंगा तो फिर मैं x1 माइनस x2 करूँगा। बी ए उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब यहाँ क्या आएगा फिर, -1 -2 कैसे आया, इसमें से इसको माइनस किया। फिर दूसरी टर्म कैसे आएगी, y कोऑर्डिनेट को लेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे और साथ में चिपकाएंगे एक j। फिर -3 में से -1 करेंगे और साथ में चिपकाएंगे k। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अप्लाइड
this formula. I just put numbers in place of x1, x2, etc. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. -1 -2 -3 2 -3 -1j 1 आप लिखें या ना लिखें चलेगा, और ये हो गया -4. तो अब ये बन गया. तो फिर से वही बात आ गई, एवरी वेक्टर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के. वो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो या कोई ऐसा वेक्टर हो जो ओरिजिन से शुरू ना होता हो. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई वॉज गिवन ओनली 1 पॉइंट, द अदर पॉइंट वॉज 0 0 0. अभी आपका बन गया. अब इसके आप इसमें क्या क्या छुपा है, इसका मैग्नीट्यूड छुपा है, इसकी डायरेक्शन छुपी है, इसके कॉम्पोनेंट्स, as we did in question number 2. So what is the magnitude of this vector? So ये क्या है आपको, अब तो now you must be very familiar. What does it imply? It implies the magnitude of vector AB, and magnitude of vector AB is never a negative number. Alright, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक स्क्वायर रूट का लंबा सिंबल बनाएंगे, फिर i, j और k के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करेंगे. i का है -3, j का है -1 और k का है -4, और उनको हम आपस में ऐड कर देंगे. तो मैं इंग्लिश में इसको बोल भी रहा हूँ कुछ क्लासेस से. इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ i's, j's एंड k's. आप -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 16 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा. आपको आगे यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स वगैरह ना. तो ये हो गया. अब इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, और नहीं लिखता नहीं हो, कम से कम बोल तो देता हूँ मैं. सो लेट मी आस्क यू व्हाट इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. आई एम श्योर, चलो लेट मी राइट इट ऑल्सो फॉर यू, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, -3i कैप. So you see, the moment you do few numericals, it becomes so very clear to you. Y component क्या होगा, -j cap, और Z component क्या होगा, -4k. और स्केलर component क्या होगा, component की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई. स्केलर component क्या होगा, -3, -1 इसका y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और -4. यहाँ पे ना कुछ डाउट आता है, कुछ बुक्स में हो रहा है कि स्केलर कंपोनेंट एक पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आप देखोगे तो उसमें स्केलर कंपोनेंट में माइनस को रिटेन किया हुआ है. तो ये थोड़ा मैटर ऑफ एम्बिग्यूटी है, बट वी विल स्टिक टू व्हाट एनसीईआरटी बुक इज सेइंग, बिकॉज दे हैव नॉट रियली एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरी, बट इन द न्यूमेरिकल्स इन द आंसर दे आर रिटेनिंग द माइनस साइन. So the scalar component along x-axis will be -3, along y-axis will be -1, along z-axis will be -4. If you do not agree with this point, do mention in the comments and we'll discuss with you. So what I found in the NCERT book, I'll tell you that particular question also. I'll have to just look in the book where they have retained minus sign for components also, for scalar components. वेक्टर कंपोनेंट जिसको हम सिंपली कंपोनेंट बोलते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. स्केलर कंपोनेंट और प्रोजेक्शन के अंदर देयर इज ए लिटिल कंफ्यूजन, बट गोइंग एज पर एनसीईआरटी बुक वी विल रिटेन द माइनस साइन. ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज डन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? सो दैट्स स्टिल ए मिस्ट्री. विल कम टू इट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन आई डू that time, it will take me almost another 10 to 20 minutes to explain the direction of the vector. So we have done 3 questions now. Let's do question number 4. Question number 4 says, you are given a vector OA. The moment I see O and A, it means it is a position vector of point A. 2i cap minus j cap plus k cap. In the assignment, there are no caps on there. I put them bold letter. Putting caps every time was becoming difficult. Some questions caps are there, some questions they are not there. Okay. Now you have to construct vector AB and you have to construct vector BA. So again, this question I have picked up. It's a very simple question so that I can explain the theory again to you. Now
as you saw in the previous question, I wrote somewhere here, what is vector AB? Vector AB will be position vector of B minus position vector of A. I am going to do this question in 2-3 ways. So this is the basic formula of vector AB. Every numerical, every vector AB can be written like this. Now what is position vector of B? वो आपको दिया हुआ है, आप उसको ब्रैकेट में डाल दो, 5i plus 2j plus 3k, और वेक्टर OA भी आपको दिया हुआ है. So you are given both vector OA and vector OB. So you write OB in the first because पीछे वाला letter B है, so that OB is going to come in the front. The front letter will go at the back. All right. So now you can open the brackets and rearrange. 5i minus 2i को आप साथ साथ लिख लीजिए, प्लस 2j लिखा यहाँ से, एंड देन माइनस एंड माइनस प्लस, फिर ये वाला टर्म लिखा प्लस 3k, फिर ये वाली टर्म लिखी माइनस k. Now if two vectors are in the same or in the opposite direction, by triangle law of addition you can add or subtract their magnitudes. But when you are expressing the vectors in terms of ijk, आपको triangle law of addition, parallelogram law of addition किसी की भी ज़रूरत नहीं है. Just do what your mind says is right. So I am sure every child will say, sir, I will write it as 3i. 5i minus 2i is 3i, 2j plus j is 3j, and this will be plus 2k. बन गया आपका वेक्टर AB. What will be the magnitude of this vector? Again, square root of 9 plus 9 plus 4. What will be the x component of this vector? 3i cap. What will be the y component of this vector? 3j cap. What will be the z component of this vector? 2k cap. What will be the projection or scalar components along x, y and z axis? Plus 3 plus 3 plus 2. So, is it not so simple to do it? Now, vector BA can be made directly from AB, or for vector BA, you can say position vector of A minus position vector of B. So, what is position vector of A? This is the position vector of A. 2i minus j plus k. And what is position vector of B? 5i plus 2j plus 3k. Now, I will not take more time in opening the brackets, we will do mentally. Just point, use your finger here, 2i minus 5i minus 3i. But if you are not very sure of your calculations, then you better write this step also. Those who are good enough and sure of their calculation can straight away write this. Why waste time? Minus j minus 2j minus 3j plus k minus 3k, 1 minus 3 is minus 2. So ये आपका वेक्टर BA भी आ गया. अब दूसरा तरीका क्या है BA निकालने का? ये भी हमने पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. आपको बताया गया था कि if for some reason you want to interchange their positions, okay, there is a demand in the question to write A first and B later. So do write it, but put a negative sign in the front. So that was the working rule. So if for any reason there is a need to interchange the alphabets, please go ahead, but don't forget to put a minus sign in the front. अब आपका वेक्टर AB ऑलरेडी निकला हुआ था, कितना था? ये है आपके सामने 3i plus 3j plus 2k. तो 3i plus 3j plus 2k. आप इसके ब्रैकेट खोल देंगे तो वही चीज़ आ गई. सो AB आपने बनाया बेसिक डेफिनेशन से, BA आपने बनाया बेसिक डेफिनेशन से, BA को आप इस डेफिनेशन से भी बना सकते थे इसकी बजाय. तो we could have written BA as minus of AB. AB is already there, multiplied by minus number, and that's it. Now let's do this same question in a different manner also. ये देखिए, अब OA ये एक वेक्टर है. OA is a position vector of A. तो अगर ये एक पॉइंट है A और आपको मालूम है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? When we are doing numericals, we don't draw x axis, we don't draw y axis, and we don't join OA to show what is vector OA. We simply write it
बिलो द पॉइंट, ये अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था, प्रैक्टिकली आई एम यूजिंग इट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस इज अ नॉमेनक्लेचर, दिस इज अ वे वी एक्सप्रेस. तो किसी पॉइंट के नीचे अगर आप ब्रैकेट में एक वेक्टर लिखते हैं तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है. और अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट का क्या थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 5, तो आपने उसका पोजीशन वेक्टर लिखा था ना 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप. तो इसको उल्टा करें इन रिवर्स, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 2 -1 and 1, and what will be the coordinates of this point 5 2 and 3. So if you are given the position vector of a point, you can immediately write its coordinates. It doesn't take more than 2 or 3 seconds. Conversely, if you are given the coordinates of the point, you can make its position vector. Suppose ये ना दिया हो और ये दिया हो, तो भैया b का position vector क्या होगा 5i plus 2j plus 3k. So whether you give me the coordinates of the point or you give me the position vector of the point, it means one and the same thing for me. Now I join AB because that was the demand of the question. Find vector AB. So एक मेथड तो ये हो ही गया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था. कौन सा वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. तो आप इसमें ये नंबर्स डाल दीजिए. तो अब ये क्या हो जाएगा 5 - 2, ये वाला पहले लेना है, 2 माइनस और -1 +1 and 3 -1. So your answer comes 3i plus 3j plus 2k. So I gave you 2 different ways of solving the same question. All right. Question number 5 तो आप बेसिकली आपको खुद ही करना चाहिए, वो ऑलरेडी हो गया है वो कॉन्सेप्ट. तो आई मे हैव not included that question for the class today, but anyway since it is already been included, let's do it. अब आपको 2 वेक्टर्स दिए गए हैं. ऑल राइट, एक है a i कैप, b j कैप और c k कैप, और इसका कोई नाम नहीं दिया, तो मैं नाम दे देता हूँ चलो इसको r1. ओके, और एक और वेक्टर दिया गया है -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और इसका भी कोई नाम नहीं दिया, हमें दे देते हैं r2. और आपको गिवन है r1 = r2. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C. तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका. So all of you please write your answer in your notebook very quickly. I am waiting, giving you few seconds to do this. इस क्वेश्चन की उससे ज़्यादा नीड नहीं है. You can do this question very quickly. What is the theoretical concept you are using in this question? If two vectors expressed in terms of I, j, k are equal, coefficients of i's, j's and k's are separately equal. So let me write the answer directly. A will be equal to -2, B will be equal to 1. अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, सर देयर इज नो नंबर. इफ देयर इज नो नंबर यू कैन राइट 1 here. It's one in the same thing. And C will be what? 3. So this was a repeated concept, but anyway we have done it. There is no harm in it. Now question number 6. Now that's a very interesting. It's a new concept. We have covered it in theory, but now we'll cover it in practical. इस क्वेश्चन में the next one you are going to learn something very interesting. आपको you are given 2 vectors. That's question number 6. All right, you are given a vector and there is no name for that vector. One vector is 4i plus aj plus k. K means 1k. Another vector is given bi plus 2j plus k. So you are given 2 vectors. Okay. Now first of all let me give them names. A, B I will not use because they are already used here. So I can use some other alphabets. Let me use R1 and R2 only. तो ये नाम मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ. You can select other alphabets also, but what you will select? I think R1 R2 is good enough.
I won't use A and B, you can use C, D, M, N, okay. O I won't use, O normally will give an impression of origin in my head. So these two vectors are given. Now if vectors are equal, then B will be equal to 4, A will be equal to 2, and suppose it is written 2I here, I am just changing the question. Now if I say find the values of A and B if the vectors are equal, I am sure a lot of students will do this question wrong. So they will apply the theory, if two vectors are equal, coefficients of i's, j's and k's are separately equal, तो वो बोल देंगे b is equal to 4, a is equal to 2, कहेंगे हमारा आंसर आ गया, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं. But all three should be equal, okay, agreed, b is equal to 4, a is equal to 2, 2 is equal to 1. Everybody knows 2 is not equal to 1. So what will be the answer of this question? If I say find the value of a and b if these two vectors are equal. So you know what your answer will be? These two vectors can never be equal for whatever be the values of a and b, क्योंकि 2 और 1 को तो आप बराबर बना ही नहीं सकते ना. So this will be a negative kind of question. If in the exam they ask you find the values of a and b if the vectors are equal, वो होंगे ही होंगे. आप ऐसा लिखने की नौबत नहीं आएगी एग्जाम में, okay this question is wrong or it is not possible. It doesn't happen in the exam, but still I explained. So if a question like this comes and they says it will become a trick question to check how good is your theory. If vector r1 and vector r2 are equal, find the values of a and b. Lot of students will say a is equal to 2, b is equal to 4 and they will be happy with their answer. But the correct answer will be it is not possible. Vector r1 and r2 can never be equal. K के coefficients आप बराबर बना ही नहीं पाओगे. खैर anyway. Now that was not the question for concept for this question, but I thought let me explain that to you also. Now what is given to you is R1 is parallel to R2. So it's a very interesting concept, we will be using it often. If two vectors are parallel, how do I find the value of A and B? पहले तो मैं आपको वर्किंग रूल देता हूँ जो एग्जाम में 30 सेकंड में आपको आंसर निकालना है, ठीक है. फिर उसके डेरिवेशन भी करते हैं और उसको लंबे मेथड से करेंगे जिसमें हमारे 5 से ज़्यादा मिनट लग जाएंगे. बट एग्जाम में तो हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. तो यू आर गोइंग टू रिमेंबर, इंग्लिश में भी मैं बोल सकता हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोफिशिएंट्स ऑफ आईज, जेज एंड केज आर प्रोपोर्शनल. अब तुम बोलोगे सर ये क्या फटाफट बोल दिया आपने. लेट मी रिपीट इट अगेन. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोफिशिएंट्स ऑफ आईज, जेज एंड केज आर प्रोपोर्शनल. अभी भी नहीं समझ में आया, लिख के करते हैं. देखिए आपको एक वेक्टर ए दिया गया है, a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap. एक और वेक्टर b दिया हुआ है, ओके. अगर ये इक्वल हैं देन a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3. And if they are parallel, what do you mean by parallel vectors? These are parallel vectors. They can be in the opposite direction also. They can be in the same line also, because you know vectors are free to be moved in the space. इस वेक्टर को आप उठा के यहाँ बना सकते हैं ना. So collinear vectors, so this is mean they are collinear vectors in the same straight line. Collinear points name, so sorry, collinear vectors. So these are parallel vectors. So parallel vectors or collinear vectors will imply the same thing. So if I say two vectors are parallel or I say two vectors are collinear, it means the same thing. इस वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक इधर हो गया, दूसरा इस लाइन में बना दिया ऐसे, इसको मूव करके यहाँ बना दिया, तो अभी एक सेम स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं. So collinear vector means when they are along the same line, maybe in the same direction or in the opposite direction, or they are parallel to each other. Okay, pointing in the same direction or pointing in the opposite direction. तो ये दोनों बातें एक ही हैं. Collinear vectors and parallel vectors will imply same thing when I am doing numericals. अब क्वेश्चन क्या है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, if they are parallel or they are collinear, what is the working rule for your exam? Quickly, the coefficients, अभी मैंने दो बारी बोला था, एक बारी और बोलता हूँ. If two vectors expressed in terms of I, j and k are parallel or collinear, coefficients of i's, j's and k's are proportional. मतलब a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to a3 upon b3. ये आपका वर्किंग रूल हो गया. अब इस रूल को आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 4/b
इज इक्वल टू a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो ये 1 अपॉन 2 होता, फिर आपका क्वेश्चन बाद में गड़बड़ हो जाता। अब देखिए इधर, अब आप 4/b को तीसरे फ्रैक्शन से कंपेयर कर लीजिए 1 अपॉन 1, तो b आपका 4 हो गया, और a/2 को भी तीसरे फ्रैक्शन से कंपेयर कर लिए तो a आपका 2 हो गया। ऑलराइट, सो अब इसमें डाल के भी क्रॉस चेक कर लो, 4 अपॉन 4 b की वैल्यू डाली 1 हो गया, 2 अपॉन 2 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। So this is a working rule for your exam, but how does it come? Let's understand that also. Some of you may not be very keen to understand that. That's also equal. That's also good. Marks तो आपके फटाफट मिल गए ना. So if two vectors are parallel, coefficients of i's, j's and k's are proportional. अब ये आया कैसे? वो एक theoretical concept हो गया, उसको मैं explain करके then I'll end up this lecture and विल कंटिन्यू इट इन एपिसोड 7। अब देखिए आपको मैंने एक रूल दिया था जिसको मैंने अपनी मर्जी से एक नाम दिया था ASC गोल्डन रूल। ये आपको थ्योरी में मिलेगा पिछले एपिसोड्स के अंदर। व्हाट वाज दैट ASC गोल्डन रूल? इफ वेक्टर A is parallel or collinear to vector B, I am again repeating, parallel collinear will mean same things when we are doing numericals. If vector A is parallel or collinear to vector B, it implies vector A is some scalar multiple of B. This is a opening line for this formula also. This formula will be derived from this. So this is the most strong concept. Every other concept regarding parallel and collinear will be derived from here. So if two vectors are parallel, one of the vectors can be written as scalar multiple of other vector. All right, fine. Because अब ये दोनों equal है ना, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ए और बी की डायरेक्शन सेम होगी, लैम्डा नेगेटिव होगा तो ए और बी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट होती है तो या तो वो पैरेलल ऐसे होते हैं या वो पैरेलल ऐसे होते हैं या वो एक लाइन में होते हैं। दैट इज द मीनिंग। इफ ए इज पैरेलल टू बी यू कैन राइट ए एज लैम्डा बी। अब ए क्या था आपका? ये था। मैं आपके लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन लेट इट गो. You just remember it, use it and get full marks. So what is vector A here? A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. और ये बना लैम्डा और B आया B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. This class is becoming longer than 30 minutes. I was thinking of keeping every episode approximately 30 minutes, but anyway, we just can't let it go in the middle. आप इसके ब्रैकेट खोल दीजिए आप सेकेंड राइट हैंड साइड वाली टर्म के, तो ये बन जाएगा लैम्डा B1 I कैप लैम्डा B2 J कैप एंड लैम्डा B3 K कैप. नाउ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल. अब ये तो कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी बारी हो गया. आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेरी comfortable with this concept. Let me again repeat it for you. If two vectors expressed in terms of I, J and K are equal, what does it imply? Coefficients of i's, j's and k's are separately equal. तो I का कोफिशिएंट यहाँ A1 है और राइट साइड पे लैम्डा B1 है, ये लिखा है देखो. फिर एक लाइन खींच देते हैं. यहाँ पे J का है A2, यहाँ पे है लैम्डा B2, यहाँ पे है A3, यहाँ पे है लैम्डा B3. अब यहाँ को रीअरेंज करिए, B1 को इसके नीचे ले आइए, तो व्हाट विल बी A1 अपॉन B1 लैम्डा, व्हाट विल बी A2 अपॉन B2, ये B2 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ लैम्डा बच जाएगा, एंड व्हाट विल बी A3 अपॉन B3, ये भी लैम्डा होगा. अब ये तीनों लैम्डास को बराबर बन दीजिए. सो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3. So now I have derived this concept for you. While doing numericals, we are not going to waste our time doing this. We are directly going to use this. So let's conclude today's class by the final statement, which will be a very interesting statement. If two vectors expressed in terms of I, J and K are parallel, then the coefficients of i's, j's and k's are proportional. So I hope you enjoyed the class. Let me know in comments
that after doing the theory in the first 5 episodes and now after doing these 6 numericals in this class, is your theory much better off? Are you able to understand it now and appreciate what we did in the previous 5 episodes? So, I will take leave now and we will meet in episode 7 very soon. Have a nice day.